नमस्कार साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस। इसमें हम लोग आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं जो प्रकाश की किरणें होती हैं किस प्रकार से दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है। तो हम इसको फिगर से समझते हैं। ये जो मेरा है इसको मान लेते हैं कि ये एक आपका दर्पण है, ये दर्पण है और इस पर एक अभिलंब डाला गया है। ये आपका अभिलंब है और ये जो है इस रेखा को बोलते हैं, ये दर्पण है जिस बिंदु पर टकरा रहा है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये आपकी प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पे। अब देखिए जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष से आ रही है, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगी। तो ये इस प्रकार से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए जो प्रकाश किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये आने वाली किरण आपतित किरण हो गई, ये होगा आपका परावर्तित किरण। और ये जो होगा ये आपका होगा आपतन कोण और ये वाला आपका होगा परावर्तन कोण। अब देखिए ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ये तो मान होता है। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि ये प्रकाश किरण किस प्रकार से आ रही है, किस प्रकार से दर्पण से टकराने के बाद जा रही है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, जब मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष से आ रही है, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पर टकराती है तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो ये प्रकाश किरण आ रही है हल्का तिरछी आ रही है, सीधे तो आ नहीं रही है। तो ये प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, जिस बिंदु पर टकराएगी उसी बिंदु पर टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन हो जाएगी। अब ये क्या होगा, परावर्तित हो रही है। तो अब आपतित किरण फिरते पार क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो आपतित किरण है इधर साइड में, ये आपतित किरण दर्पण से टकराई, टकराने के बाद अब वह पुनः किस रूप में बदल गई, परावर्तित किरण में। क्योंकि आ रही है तो आने के बाद जब वो टकरा के जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, और आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आ रही है आपतित किरण, जा रही है परावर्तित किरण। अगर आ रही है तो आने के ऊपर जो कोण बन रहा है इस पर क्या बन रहा है, यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है आपतन कोण बन रहा है। अब परावर्तित किरण होने के बाद जो कोण बनेगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण। इसमें आपके दो एंगल बनेंगे। अगर आपतित किरण है तो आपतन कोण, और अगर परावर्तित किरण है तो कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेरा ये अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब जहाँ पे जो अभिलंब है, अभिलंब आपको जानते हैं कि जो ये प्रकाश किरण अभिलंब पर गिरती है यहाँ पे सीधा ये 90 डिग्री पर गिरेगी ये प्रकाश किरण। इसे अगर हम दूसरे फिगर में समझें तो ये जो मेरा प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण हमेशा ये क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, एक 90 अंश पर होता है, सीधी अभिलंब होती है। ये हमें पता है कि यहाँ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब प्रकाश किरण अगर सीधे मार्ग से गिरेगी, सीधे मार्ग में गिरेगी, जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कोई कोण तो मान बनेगा नहीं, क्योंकि एकदम सीधे प्रकाश किरण गिर रही है। तो गिरने के बाद पुनः क्या होगा, उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे अगर हम इसको और दूसरी बात समझाएं, जैसे मानते हैं आपका ये दर्पण है, मिरर है, शीशा है, शीशा है ये आपका, इसमें ये चेहरा देखते हैं। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे हम एक टार्च ले लिए, अगर इस टार्च से जब हम प्रकाश किरण मारेंगे तो ये क्या होगा, सीधे इस पर टकराएगी। अगर ये प्रकाश किरण जो आपका टार्च से जो प्रकाश किरण जा रही है अगर इस दर्पण पे सीधे पड़ेगी, एकदम सीधा 90 अंश पर बनेगी, तो उसकी प्रकाश कहीं पर आपको बिखरते हुए नहीं दिखाएगी, पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। अगर हल्का भी इस प्रकार से तिरछा होगा, जितना इधर से हम तिरछा करेंगे उतना ऊपर से तिरछा ही निकलेगा। बस प्रोसेस इसका यही है कि जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो आती है क्या होती है, आपतित किरण। आपतित किरण के बाद क्या होता है, आपतन बिंदु पर टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। टकराने में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए इसका जो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, इसमें अगर हम देखें तो परावर्तन का पहला नियम है, इसमें क्या होता है, I बराबर होता है R के। जो I है ये बराबर होता है क्या, R के।
ये है आपका परावर्तन का नियम। ये पूछता है परावर्तन के नियम क्या होता है, आई बराबर होता है आर के। अब देखिए इसमें आई कैसे बराबर होगा आर के, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक दर्पण है, जब प्रकाश किरण यहाँ से 90 डिग्री पर गिरी, गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सीधे गिरी और उसी मार्ग में वापस चली गई। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सीधे मार्ग में गिरी, अगर ऊपर सीधे मार्ग में वापस चली जाएगी तो यहाँ पर कोई कोण का मान बनेगा, प्रकाश किरण मतलब विचलित हुई नहीं, तो यहाँ पर कोण का मान क्या होगा, दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो अब दोनों का मान 0 हो गया तो यहाँ पे आई का भी मान क्या है 0, आर का मान भी 0 हो गया। अगर मान लेते हैं ये आपका क्या है 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा कितना है 180 पर है। अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरण क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण 90 डिग्री गिरी पुनः उसके मार्ग में वापस चली जाती है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि ये आपका ये एक दर्पण ये है, अब इसमें क्या है, ये आपका विलंब हो गया। अब मान लेते हैं कि ये आपतन कोण और ये परावर्तित किरण, आपतन कोण यहाँ पे आपका दिया है 40 अंश। आपतन कोण कितने अंश का दिया है, 40 अंश दिया है। अगर आपका आपतन कोण 40 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा, 40 अंश का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए अगर ये आपका 40 है तो ये 50 होगा, और अगर ये 40 है तो ये 50 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये आपका 40 अंश दिया है तो 40 में 90 में से जब हम 40 को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण हो गया। और 50 डिग्री क्या होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों बराबर होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण भी दोनों बराबर होते हैं। ये इसमें इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि आपका परावर्तित किरण 45 अंश का है तो आपतन कोण कितने अंश का होगा। तो अगर आप देखिए परावर्तित किरण 45 अंश का है तो ये भी 45 अंश का ही होगा, क्योंकि 45 और 45 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया, आर के हो गया, ये दोनों होता है। आई क्या है आपका आपतन कोण है, आर क्या है परावर्तन कोण है। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। आपतित किरण ये आपका आपतित किरण हो गया, आपतित किरण ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, ये बिंदु है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर जो ये अविलंब खींचा गया है, अविलंब खींचा गया है। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका एक तल है। अब एक तल पर आपको 3 लाइन दिख रहा है, 1 2 और 1 3, 1 2 1 3, कितने लाइन दिख रहा है, 1 2 1 3। किस पर दिख रहा है, तो एक लाइन एक बिंदु पर ही दिख रहा है। इसका यहाँ लिखेंगे कि आपतित किरण व परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया है, आप लिख लेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये क्या होगा, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आपतित किरण व परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये था मेरा प्रकाश की प्रक्रियाएं किस प्रकार से आपतित होती हैं और परावर्तित होती हैं, आपतन बिंदु और परावर्तित कोण, इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहाँ पर एक आध दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका दे दिया है कि परावर्तित किरण 35 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा। तो आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है इस प्रकार से, ये आपका अविलंब होगा। और ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है क्या अविलंब से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद किधर जाएगी, या अविलंब से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद उसका कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि जब अविलंब से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, आपतन बिंदु से टकराएगी, तो पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। क्यों, कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रकाश किरण आती है सीधा अविलंब 90 डिग्री पर बनती है, और जिससे प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस चली जाती है।
अब देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछ ले क्या जो मेरा आपतित किरण अगर आपका 35 अंश का है, आपतित किरण आपका अगर 35 अंश का है, आपतित किरण अगर दे दिया 35 अंश का है तो परावर्तित किरण कितने अंश का होगा। तो हमें पता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा 35 अंश का हो जाएगा। अगर आपका आपतित किरण 35 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे नहीं जाना है, अगर इसका कोण का मान पता है तो 90 से घटा देंगे तो ये माना जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो डायरेक्ट इसका मान पूछ रहा है, तो हमें पता है कि अगर ये डायरेक्ट मान पूछ रहा है तो इसको भी हम लगा सकते हैं। जब हम 90 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे हो गया 8, 5 आ गया। अब देखिए अब इसमें कितना आ गया आपका 55 आ गया, तो 55 यहाँ पर भी हो जाएगा, और 55 आपका ये हो गया, 55 ये है, तो आपका परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 55 हो जाएगा। अगर आपका ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका परावर्तित किरण 35 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा। अगर एक 35 है तो 90 से घटा देंगे तो परावर्तन कोण आ जाएगा, तो 90 से जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि आपतन कोण अगर आपका 20 अंश का है तो परावर्तित किरण कितने अंश का होगा, तो अगर आपतन कोण आपका 20 अंश का है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। अब इसमें से अगर 20 में से 90 में से हम जब घटा देंगे 20 को तो ये माना जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ दर्पण देख लेते हैं। हमारे दर्पण जो है अवतल दर्पण बारे देखेंगे, फिर इसके बाद उसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, और इसके बाद जो ध्रुव होता है कहाँ पे किस पे रखने पर कौन सी प्रतिबिंब बनती है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, आपको पता है कि ये क्या है, आपका एक गोल है, ये गोल क्या है, खोखला है, गोली है। अब अगर इस गोली को, गोली दर्पण इसमें हम दर्पण बनाएंगे, तो अगर इस गोल को हम क्या करें काट कर दर्पण बना दें, तो किसका दर्पण बना रहे हैं, गोले का दर्पण बना रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम जाएगा गोली दर्पण। मतलब उस गोले को काट के हम दर्पण बना रहे हैं तो क्या उसका नाम हो जाएगा गोली दर्पण। जैसे अगर हम ये देखें तो अगर मान लेते हैं कि एक ये ट्री है, पेड़ है, और ये किसका पेड़ है, आम का पेड़ है। अगर इस आम के पेड़ के लकड़ी से अगर हम कुछ भी वस्तु बनाए, या मेज बना दें, या तखत बना दें, या टेबल बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, इस आम की लकड़ी क्या बना है, क्या नाम बोलेंगे कि आम के लकड़ी का मेज है। बोलेंगे तो मेज ही है, लेकिन अगर कोई पूछे कि ये किस लकड़ी का है, तो आम के मेज का लकड़ी है। ये किसका है, आम के लकड़ी का टेबल बना है। घर में दरवाजा बना होता है या चौकी बनी होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये बबूल का लकड़ी का है, या जिसका भी हो उसका नाम होता है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है, हम दर्पण को अगर हम देखेंगे तो जो मेरा दर्पण बना है वो किससे बना है, गोलीय दर्पण से बना है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण को जो हम काटेंगे तो दो भाग में बटेगा। तो जैसे इसको अगर हम बीच से, इस खोखले गोले को हम जो बीच से काट देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आपको दो भागों में कटा हुआ दिखेगा, इस प्रकार से। अब देखिए एक भाग को मैंने उठा लिया, इस एक भाग को उठाकर अगर मैं क्या करूं, ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग, इस वाले भाग को मैंने उठा लिया, और इस वाले भाग को मैंने क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दिया। इसका एक भाग, ये सेकंड भाग। अब इसको क्या किए, पहले वाले भाग को हमने उठा के और बाहर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। बाहर से पॉलिश कर दिया, इसका नाम दे दिया M1 और इसका नाम दे दिया M2। अब देखिए इसमें क्या आपका बना कि ये जो दर्पण बना, जो दर्पण बाहर की ओर किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, और अंदर की ओर वक्री हो। अब इसमें आपको देख रहा है कि ये बाहर से पॉलिश किया गया है और अंदर से वक्री होने का क्या मतलब है कि आप देख रहे हैं कि जितना हम आगे बढ़ाएंगे अंदर की ओर ये झुकेगा, ये अंदर की ओर झुकते चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अंदर की ओर क्या होता है, वक्री होता है। अगर इसको हम इस प्रकार से समझें तो यह जो मेरा दर्पण होता है, ये क्या होता है, वह दर्पण जो बाहर से पॉलिश किया गया हो और अंदर की ओर वक्री हो। जितना आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे अंदर की ओर झुकेगा, तो ये अंदर की ओर वक्री होता है, तो वही दर्पण मेरा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस बिंदु हो जाएगा,
और यही आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसमें जो आपकी वक्रता केंद्र बनेगी, वक्रता केंद्र इसका बीच में होगा। अब वक्रता केंद्र ये अगर आपका इसमें बीच है, ये आपका पूरा क्या है, यहाँ से ये गोल क्या क्या वक्रता केंद्र हो गया, तो यही है आपका वक्रता केंद्र हो गया। और ये आपका क्या हो गया, फोकस दूरी। तो ये आपका कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। ये पहला मेरा यही परिभाषा है कि वह दर्पण, कोई भी दर्पण हो, वह दर्पण जो बाहर से पॉलिश किया गया हो, बाहर से क्या हो, पॉलिश किया गया हो और अंदर की ओर वक्री हो। तो जितना हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे अंदर की ओर ही झुकता चला जाएगा। तो यही है, अंदर की ओर वक्री हो और बाहर से पॉलिश किया गया हो, तो वह दर्पण मेरा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ये था मेरा फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। अब देखिए ये वाले भाग को, इस वाले भाग को मैंने ले लिया, सेकेंड वाले भाग को। अब इसको मैंने क्या किया, ये तो मैंने बाहर से पॉलिश किया था, अब इस दर्पण को मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया। ये अंदर से पॉलिश कर दिया। अभी इसमें आप देखेंगे तो वह दर्पण जो अंदर की ओर पॉलिश किया गया हो और ये बाहर से वक्री है, ये आपका क्या है, बाहर से वो घूमता हुआ जाएगा। और इसमें क्या था, अंदर से घूमता हुआ जा रहा था। तो वह दर्पण जो अंदर की ओर पॉलिश किया गया हो और बाहर से वक्री हो, तो वह दर्पण मेरा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और ये क्या होगा, अवतल दर्पण। तो दोनों की परिभाषा फिर देख लेते हैं। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगा, वह दर्पण जो बाहर से पॉलिश किया गया हो, अंदर की ओर वक्री हो, वह दर्पण मेरा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगा, वह दर्पण जो बाहर से पॉलिश किया गया हो, ये बाहर से कलई किया गया होता है जिसको पॉलिश बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बाहर से पॉलिश करेंगे, सॉरी अंदर से पॉलिश करते हैं और यहाँ बाहर की ओर वक्री होता है, तो इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। चलिए अब अगले नेक्स्ट में देखते हैं कि ये जो मेरा दर्पण है, इसका फिगर किस प्रकार से, वस्तुएं जो दर्पण से टकराती हैं तो प्रकाश किस प्रकार जाती है, क्या इसके फोकस बिंदु से होकर जाएगी, या वस्तु को हम जब अनंत से रखेंगे तो इसमें प्रकाश की स्थिति किस प्रकार से बनती है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार से बनती है। तो देखिए जो मेरा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अपनी प्रतिबिंब की स्थिति 6 प्रकार की बनाती है, जबकि अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो ये 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। कौन कौन से बनाएगा, ये वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनाता है, जबकि जो मेरा अवतल दर्पण होता है यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनाएगा, आभासी भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, दर्पण के पीछे भी बनाएगा, दर्पण के आगे भी बनाएगा, लेकिन ये हमेशा दर्पण के पीछे बनाएगा, इसलिए इस प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो देखिए आभासी और वास्तविक क्या होता है, इसको देखते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं कि जो मेरा उत्तल दर्पण होता है, पहले अवतल दर्पण पढ़ेंगे तब इसके बाद उत्तल दर्पण। तो देख लेते हैं अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण ना देखिए, पहले हम देख लेते हैं गोली दर्पण के कुछ बिंदु। जो मेरा गोली दर्पण होता है उसके कुछ बिंदु देख लेते हैं, जिससे आपको जब दर्पण पढ़ाया तो उसमें आपको प्रॉब्लम न हो कि ये मेरा फोकस बिंदु क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जो गोली दर्पण के 6 की पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। देखिए अब इसके देख लेते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु है जो मेरे उसको देखते हैं। सबसे पहला मेरा क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे, P से। इसका देखिए नियम क्या है, परावर्तन तल का मध्य बिंदु, जो परावर्तन तल का मध्य बिंदु होता है वही ध्रुव कहलाएगा। और परावर्तन तल का मध्य बिंदु क्या होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, देखिए परावर्तन तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो देखते हैं परावर्तन तल क्या होता है। जिसे मानते हैं आपका ये अवतल दर्पण, ये नियम दोनों में काम करेगा, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव उसका भी होगा इसका भी होगा। तो मानते हैं M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2 हो गया। तो कह रहा है यही इसका क्या होता है, इसी को बोलते हैं परावर्तक तल। ये तो दर्पण हो गया, नहीं उधर वाला पॉलिश किया गया है, पॉलिश किया वाला हिस्सा नहीं, जो पॉलिश के अंदर वाला जो पॉलिश नहीं किया गया, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे, परावर्तन तल। ये क्या हो जाएगा, परावर्तन तल, परावर्तक तल हो जाएगा।
अब देखिए इस तल के बीच वाला भाग कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस तल का जो ये आपका दर्पण होगा, इस दर्पण के जो बीच वाला भाग होगा इसी को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। तो ये लिखा है परावर्तक तल, अब परावर्तक तल का जहाँ पे मध्य बिंदु होगा उसी को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। तो यही इसकी परिभाषा है कि परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और जहां पे वक्रता केंद्र होगा, देखिए वक्रता केंद्र ध्रुव हो गया। अब क्या है इसका, वक्रता केंद्र। यहाँ पे समझ लेते हैं पहले फिगर में। तो ये आपका हो गया, ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है, और ये एक सीधी रेखा हो गई। अब देखिए ये हो गया आपका ध्रुव, ये फोकस बिंदु हो गया, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। तो अब देखिए ध्रुव आप पढ़ लिए, ध्रुव किसे कहेंगे, तो जो मेरा ध्रुव क्या होता है, यह परावर्तन तल का जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तन तल का मध्य बिंदु यहाँ पे है। अब यही है कि दर्पण का जो मध्य बिंदु, तो दर्पण का मध्य बिंदु या परावर्तन तल का मध्य बिंदु को ही क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। अब देखिए वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। अब गोली दर्पण है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गोली दर्पण ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, गोली दर्पण, ये गोली दर्पण कह रहा है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले से, ये क्या है, खोखला गोला है, काट कर बनाया जाता है। तो अगर इसको हम जब काटेंगे तो काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही। अब यहाँ पर इसका केंद्र क्या होगा, यहाँ पे इसका केंद्र हो जाएगा। अब देखिए उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। और यही केंद्र जाकर यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखता है, यहाँ पे ये ध्रुव P हो गया और ये वक्रता केंद्र C हो गया। यही है कि गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही, उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव P। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा अगला है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो हमको देखना है वक्रता त्रिज्या जो R होता है, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C। अब ध्रुव क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है, ये तो आपका ध्रुव है, ध्रुव P है, और ये वक्रता केंद्र C। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बीच की दूरी, अब बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए मतलब क्या है कि ध्रुव से और P के बीच की जो दूरी होगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ध्रुव से और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे कैपिटल R बाई स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r क्या होता है, अगर हम जब ध्रुव से P के बीच की दूरी लेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका स्मॉल r होगा, और जब यह फोकस से P के बीच की दूरी लेंगे कैपिटल R होगा। क्यों कैपिटल R होता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल R बाई 2। तो ये क्या होता है, इसकी त्रिज्या, ये फोकस दूरी से ध्रुव के बीच की त्रिज्या निकालेंगे, और जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, स्मॉल r होगा। फिर से इसको समझ लीजिए कि जब यही है कि जब ध्रुव से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जो मेरा क्या होता है, स्मॉल r होता है, सॉरी हाँ स्मॉल r होता है। अगर हम जब फोकस दूरी F से P के बीच की दूरी लेंगे तो क्या होगा, वही भी वक्रता त्रिज्या होगा, लेकिन इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए कैपिटल और स्मॉल r का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक गोली दर्पण लिया था, इस गोली दर्पण को मैंने क्या किया था, दो भागों में इस प्रकार से बांट दिया था। अब जब दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब हमें पता है कि ये पूरा क्या होगा, इसका व्यास होगा, ये तो पूरा मेरा व्यास होगा, लेकिन हमें लेना क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या लेना है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यही होगा। अब देखिए R से ये P मान लिए, तो R से P के बीच की दूरी क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। यहाँ पर आपको भी क्या दिख रहा है, स्मॉल r दिख रहा है। अगर यहाँ से अब फोकस से और जब ध्रुव के बीच की दूरी लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, और इसके लिए फार्मूला होता है F बराबर R बाई 2 हो जाएगा। ठीक है था। अगला देखते हैं, अगला मिला क्या है
यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष है वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा, होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसे चित्र से देखते हैं। अब देखिए ये मेरा क्या है, ये आपका दर्पण है, ये आपका फोकस बिंदु हो गया और ये फोकस, ये केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। कह रहा है कि वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से P की ओर जाने वाली या P से जाने वाली एक सीधी रेखा, तो ये क्या है, एक सीधी रेखा है। वक्रता केंद्र C से P की ओर जाने वाली एक सीधी रेखा, P की ओर जाने वाली एक सीधी रेखा या P से जाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाएगी, उसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। यही इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। देखिए अगला है अभिलंब। वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो देखिए इसको फिगर समझते हैं। ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, एक गोली दर्पण है। ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के, ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ मान लेते हैं C है। अब गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, किसी बिंदु को ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु हो जाता है। मान लेते हैं कि ये आपका एक बिंदु है, मिलाने वाली एक सीधी रेखा, ये रेखा मिला दिए। अब देखिए मिलाने वाली एक सीधी रेखा, उसी का क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ये सबको दर्टी मान लेते हैं, तो ये इस प्रकार से निकलेगी प्रकाश किरण। तो जब इस प्रकार से ये प्रकाश किरण निकलेगी तो उसी का क्या कहलाएगा, उसका क्या, ये अभिलंब डाला गया है। अगर हम किसी भी बिंदु पर, अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे ना बिंदु को लेकर हम, अगर हम नीचे साइड में बिंदु को ले लें, पहले इसको समझ लीजिए। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को, अब गोली दर्पण के कोई भी बिंदु को, जो नहीं ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे भी, इधर भी, उधर साइड कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, ये मिलाने वाली जो एक सीधी रेखा होगा उसी का क्या कहलाएगा, वहाँ अभिलंब कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। और अभिलंब आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर होती है। अभिलंब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर होती है। अब दूसरा समझते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बिंदु बोलेंगे। देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, जो बाहर से क्या है, पॉलिश किया गया है और अंदर से अंदर को रखी है। ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से प्रकाश किरण गई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु उसी का क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। तो यही है अवतल दर्पण है कि मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसी का वहाँ फोकस बिंदु कहलाती है। तो ये था मेरा गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, या गोली दर्पण जो था इसके कुछ बिंदु थे। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब देखेंगे, किस स्थिति में प्रतिबिंब को कहाँ पर रखने पर उसके प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। जब फोकस पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। इस प्रकार से जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनती है, वस्तु से बड़ा कब बनता है, वस्तु से छोटा कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा और इसके बाद उससे छोटा कब बनेगा। देखिए अब देखते हैं अवतल दर्पण। हम लोग अभी तक दो दर्पण पढ़े हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, एक गोली दर्पण, 3 दर्पण पढ़े। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, किस प्रकार से वस्तु को कहाँ पर रखने में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि यही आपका आगे बहुत न्यूमेरिकल लगाएगा। इस पर क्वेश्चन भी पूछता है कि जब वस्तु को
फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, किरण आरेख बनाकर समझाइए। या तो पूछेगा जब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में वस्तु को रखा जाए तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, किरण आरेख बनाकर समझाइए। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच में रखा जाए तब क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो हम चलिए देखते हैं यही सब प्रतिबिंबों के बारे में। ये क्या है, मेरा ध्रुव है, ये आपका क्या फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र C है। इसके बारे में मैंने पहले पिछले इसके सबसे ये जो है पूरा इसके बारे में मैंने बता दिया है कि ध्रुव क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों अलग है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आएगी, कहीं से भी आएगी तो दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु पर होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या बनता है कि अगर मान लेते हैं कि जब इस प्रतिबिंब को या मुख्य जो प्रकाश की स्थिति है, मुख्य अक्ष को अगर हम नीचे से प्रकाश को भेजें तब इसकी स्थिति किस प्रकार से बनेगी। तो जहाँ देखिए कि जब अगर हम प्रकाश किरण को नीचे से भी लेके जाएंगे तब भी टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये भी क्या है, यही है कि चाहे मुख्य अक्ष से या ऊपर से प्रकाश किरण आए तब भी फोकस बिंदु से होकर जाएगी, नीचे से होकर जाएगी तब भी कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तीसरा कंडीशन में देख लेते हैं कि तीसरी इसकी जो कंडीशन होगी क्या होगा। देखिए अगर हम प्रकाश को ऊपर से भी लेके जाएं, ये फोकस है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र ऊपर से लेके जाएं तब भी कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अगर हम नीचे से भी प्रकाश को ले जाएं तब भी कहाँ से होकर जाएगी, तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये अवतल दर्पण के लिए मैंने 3 कंडीशन बताया है कि प्रतिबिंब की जो ये प्रकाश की किरणें होती है मुख्य अक्ष से या ऊपर से आएगी तब भी टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाएगी, नीचे से भी लेके जाएंगे तब भी अपने फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अगर ऊपर से जाए और नीचे से भी जाए तब भी कहाँ काटेगी, फोकस बिंदु पर ही काटेगी।